बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एजाज स्पोर्ट्स क्लब पे आज हमारा लेजेंड और पाकिस्तान का एक ऐसा कराटे का खिलाड़ी जो जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अगर वो सैफ गेम्स में गया है तो वहां पे उसने हिस्ट्री बनाई है। अगर वो एशियन चैंपियनशिप में गया है तो वो साउथ एशिया का पहला वो कराटे का खिलाड़ी है जिसने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और फिर अगर वो यूएसए में गया तो यूएसए ओपन में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। और इसी तरह कई उन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो दुबई में हुए वहाँ गोल्ड मेडल हासिल किया है। और कराटे प्रीमियर लीग में इन्होंने हासिल किया और ओलंपिक की दौड़ में शामिल रहे। और अब इन्होंने एक पाकिस्तान का परचम कनाडा के अंदर बुलंद किया और वहां भी इन्होंने कनाडा ओपन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आज हम अपने चैनल जहाँ स्पोर्ट्स क्लब पे सादी बास को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादी बास। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सादी बास, कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये आपने अपने चैनल में मुझे इनवाइट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन चल रहा है सर। आप लोगों की दुआएं चल रहे हैं। साथी, हमारे लिए बहुत आनर है कि हमारा ऐसा प्लेयर जिसने जिधर भी गया है पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का फ्लैग उसके उसने अपने गिर्द लिपेटा होता है या पाकिस्तान का ट्रैक सूट पहना हुआ होता है। तो अभी जो हालिया आपकी अचीवमेंट है मॉन्ट्रियल के अंदर, इसके बारे में जरा हमारे नाजरीन को बताएं। मॉन्ट्रियल ओपन जो है ये टूर्नामेंट, मैं कनाडा पिछले कोई 4-5 महीने से आया हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे एक था वैंकूवर में सीरीज ए टूर्नामेंट थी। तो उस सीरीज ए टूर्नामेंट में क्या था कि मैं जो है वर्ल्ड रैंकिंग के लिए खेला था और मैं काफी 7 महीने 8 महीने ब्रेक के बाद खेला था क्योंकि मुझे इंजरी हो गई थी। तो इंजरी की रिकवरी के बाद मैंने ये टूर्नामेंट खेला था। तो वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्रॉन्ज मेडल के मैच तक पहुंचा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अपना ब्रॉन्ज मेडल का मैच हार गया था। तो फिर उसके बाद जब मैं यहाँ कनाडा में था तो मुझे कहा गया कि यार यहाँ पे हो रहा है मॉन्ट्रियल ओपन और ये भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट है, बाहर मुल्कों से लड़के आते प्रोफेशनली खेलते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इस टूर्नामेंट को भी अटेंड करूंगा। तो इसी तरह मैं मॉन्ट्रियल में ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था और यहीं पे क्लब के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। तो ताकि मैं यहाँ पे फ्यूचर में क्लब की कोचिंग भी करा सकूँ। तो फिर मैंने पाकिस्तान की तरफ से इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को गोल्ड मेडल से वापस दोबारा हासिल किया। तो इट्स अ वेरी गुड लक फॉर मी और इट्स अ वेरी बूस्ट फॉर मी कि मैं जो है आफ्टर 6 7 8 महीने के बाद जो है पहले जो कम बैक किया सीरीज है में तो ब्राउन तक पहुंचा और देन दूसरा टूर्नामेंट अभी लड़ा तो मैंने गोल्ड मेडल। माशाल्लाह, आपको मुबारक भी हो कि आपने बड़ी अच्छी और बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है। आप माशाल्लाह जिस कंट्री में भी जाते हैं वहां पे आप अपना लोहा मनवा के ही रहते हैं शादी। और लेकिन हम पाकिस्तानी आपको बड़ा मिस किया है। आपने यहाँ जो नेशनल चैंपियनशिप हुई उसमें आप नहीं खेले, आपको एक्शन में नहीं देख सके। और अभी बहुत वेट कर रहे थे मेरे समेत, अलग मैं रेफरी हूँ लेकिन मेरे समेत काफी लोग वेट कर रहे थे कि हम सादी बाज को एक्शन में देखेंगे नेशनल गेम में। तो क्या बात है बिल्कुल। भाई, पाकिस्तान से नाराजगी है या कहीं नहीं 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 है आप? नहीं नहीं सर, पाकिस्तान से कोई नाराजगी नहीं है। मैं एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मैं वैंकूवर आया हुआ था सीरीज ए खेलने। तो उसके बाद मुझे यहाँ एक क्लब ने अच्छा ऑफर किया था तो मैं यहाँ पे था विजिट वीजे पे। तो अगर आप किसी क्लब के साथ प्रोफेशनली कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आपको अपना वीजा स्टेटस चेंज करना होता है क्योंकि फिर वो आप ऑफिशियली पेड हो जाते हो उनके अंडर। तो वो मैं विजिटर वीजे से, मेरा वीजा वो वर्क परमिट में टर्न हो रहा था जो टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा होता है। तो वो तो सब चीज डन था, मैंने अपनी टिकट वगैरह भी बुक कर ली थी और आई वाज रेडी टू कम पाकिस्तान। बस उसमें ये मसला आ गया कि यहाँ पे इनकी इमिग्रेशन की जो है कुछ स्ट्राइक चल रही थी। जो मेरा काम 10 दिन में होना था वो पाइल अप होके अभी तक नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। क्योंकि आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करते हैं, उन्होंने सारा ऑनलाइन वगैरह, यहाँ की प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस मुझे आ गई थी। उस प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस के बाद आपको मैक्सिमम 10 दिन लगते हैं। तो मैंने 20 अप्रैल को ही सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए थे। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 5 मई तक मेरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा और मैं 15 मई को पाकिस्तान आके नेक्स्ट में पार्टिसिपेट करूंगा। बट वो चक्कर ऐसे चला कि यहाँ पे इनकी जो इमिग्रेशन के कोई 1.5 लाख एम्प्लॉय थे जो हड़ताल पे चले गए। तो जिसकी वजह से इनका सारा डॉक्यूमेंट जो है वो पाइल अप चला गया। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की तो उन्होंने दे टोल्ड मी लाइक ओके यू कैन, आप पाकिस्तान तो जा सकते हो लेकिन जब आप वापस आओगे तो उसमें आपको 4-5 महीने लगेंगे।
तो मैं फिर वो अपॉर्चुनिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी मॉन्ट्रियल ओपन खेलना था और इस क्लब के साथ मैंने टाई अप करना था, तो ये मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाह रहा था। तो 4-5 महीने का गैप आ जाता, तो मुझे क्लब का रिक्वायरमेंट थी और मुझे यहाँ पे था, तो वो मेरी कमिटमेंट थी, तो जिसकी वजह से फिर अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तान नहीं आ सका। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं नेशनल गेम्स में नहीं आ पाया, बट अदरवाइज पिछले 18 साल से मैं हमेशा आ रहा था। और मुझे दुख इस वजह से कि मेरा मेरा प्लान था कि मैं इस टूर्नामेंट में आऊंगा और अपनी फाइट लड़के पाकिस्तान के सामने एटलीस्ट नेशनल लेवल पे रिटायरमेंट का ऐलान करूंगा कि मैं अब नेशनल नहीं खेलूंगा। तो वो मौका मुझे नहीं मिला, तो आई होप नेक्स्ट नेशनल चैंपियनशिप में मैं आके दोबारा खेल के और सबके सामने अपनी नेशनल खेलने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान करूंगा, ताकि फिर नए बच्चे आए ताकि उनको मौका मिले। नहीं, अभी शादीबाज, अभी माशाल्लाह आप रिटायरमेंट ना लें, लोग आपको एक्शन में देखना चाहते हैं। अभी अल्लाह नहीं के नहीं, बिल्कुल। फजल व करम से मैं बहुत हैरान हूँ शादीबाज। कहाँ से आपका सफर शुरू हुआ? मैंने आपको प्रीमियर लीग में कई कई दफा तीसरे चौथे राउंड में जाके हारते देखा भी है यार। इस मोटिवेशन के पीछे क्या चीज है? वो नेवर गिव अप वाला तो आपका सेंटेंस मैं नहीं भूलता, लेकिन इतनी जबरदस्त मोटिवेशन। ये हमारे ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो एक सेकंड में घबरा जाते हैं, इनको जरा बताओ कि आपकी इतनी जगह अचीवमेंट्स भी हैं, लेकिन जो स्ट्रगल है वो नाकाबिले बयान है। ये जरा बताओ ये हमारे पाकिस्तान के बच्चों को कि वो क्यों घबरा जाते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको हीरो मानते हैं, लेकिन आपके वो नक्शे कदम पे क्यों नहीं चल रहे? सर आई थिंक सो फार जनरेशन ही आजकल ऐसी है जिसकी वजह से ऐसा होता है, बट मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि बिकॉज आई प्ले कराटे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कराटे खेलना। इट्स नॉट बिकॉज मैं कराटे खेलता हूँ कि मुझे पैसे मिले या वो कुछ इस तरह का वो हो। मैं कराटे इसलिए खेलता हूँ कि मेरा पैशन है, मेरा शौक है और मुझे खेलना पसंद है। सेकेंडली आप बता दें कि मोटिवेशन, तो मैं हमेशा से बहुत रियलिस्टिक अप्रोच रखता हूँ अपनी, कोई भी मैं काम करता हूँ, कोई भी कैरियर में मैंने स्टेप लिया तो बड़ा मैंने रियलिस्टिक अप्रोच रहा है कि ओके इफ आई कैन नॉट रीच हियर सो व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट। लेकिन उस पे लाइक मैं खाम ख्याली पे नहीं जाता, मुझे पता है कि मैं इस वक्त किस जगह पे स्टैंड करता हूँ और मैं कहाँ कहाँ पे मेडल ले सकता हूँ, कहाँ पे नहीं ले सकता, और कितना मुझे काम करना पड़ेगा वहां पे मेडल मिले। यस, अप एंड डाउन आते रहते हैं, दुख मुझे भी होता है, सैड मैं भी होता हूँ। लेकिन वो सैड हो के बैठ जाने के बजाय या अपने आप को कोसने के या मुल्क को या गवर्नमेंट को या हालात को कोसने के बजाय, वाई डोंट यू फाइंड आउट द वे कि भाई आप कोई वे फाइंड आउट करें ताकि आप प्रोस्पेक्ट की तरफ चले जाएं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने दुबई में सारी जिंदगी गुजारी, वहां पे एक अच्छे क्लब के साथ था, बट आई वॉज सम हाउ फाइंडिंग आउट कि वहां पे अब मेरी बस होने वाली थी, स्पेशली इन कोचिंग कैरियर, और मेरा प्लेयर जो है मैं इंप्रूव नहीं कर रहा था। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि वाई डोंट आई ट्राई समथिंग नॉर्थ अमेरिका। तो इसलिए फिर कनाडा आया और यहाँ पे मैंने एक अप्रोच की। कोई चीज आसान नहीं होता, फॉर श्योर आपकी स्ट्रगल होती है, आपका जो लॉन्ग जर्नी होता है उसमें आपने कैसे परफॉर्म किया है, कैसे लोगों के साथ डील किया है। तो इसी वजह से लोग मुझे याद रखते हैं, प्रेज करते हैं और मेरे कनेक्शन उनके साथ अच्छे हैं। इवन तो जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान में रेफरीज मिस कर रहे थे, तो लास्ट टूर्नामेंट दुबई में भी हुआ था, तो इवन वहां पे भी वो सारे रेफरी करते थे कि तू कहाँ चला गया, तू इधर आया। मैंने कहा नहीं, मैं अभी कनाडा मूव हो गया, तो ये लीग जो है मैंने नहीं खेली है। तो बोले वी आर मिसिंग यू ऑन यू वॉज, बिकॉज मैं हमेशा पाकिस्तान और दुबई में ही रहता था। तो ये वो ही रियलिस्टिक अप्रोच करने के बाद कि आपको पता होना चाहिए कि आप राइट नाउ कहाँ से हैं। जब मैंने कराटे स्टार्ट किया तो पाकिस्तान उस वक्त सिर्फ एशियन साउथ एशियन तक ही मेडलिस्ट था। फिर मैंने वो बैरियर तोड़ा, मैंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया 2 बार, फिर मैंने एशिया में गोल्ड मेडल लिया, फिर कंटिन्यूसली 3 साल मेडल लेता रहा। फिर यूएस ओपन टूर्नामेंट और काफी इंटरनेशनल टूर्नामेंट पार्टिसिपेट किया। जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ कि मुझे उस तरह का फीडबैक मिला नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, लाइक मुझे जमीनें नहीं मिल गई, मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिल गया, या मुझे किसी ने सोने का ताज नहीं पहनाया। बट समहाउ मैंने वो अपने आप को रियलाइज कराया कि ये सब चीजें क्या मैंने इस चीज को हासिल करने के लिए की ली है या मैंने खुद के लिए ली। सो देन कब आई केम अप टू माई सेल्फ कि नहीं, ये मेडल, ये एजाजात ये मेरे हैं। चाहे मुझे पैसा मिले या चाहे मुझे वो फेम मिले या ना मिले, ये मैंने हासिल किए हैं और ये मुझे पता है कि मुझे कब काम आएंगे। तो इसी की वजह से वो जो सारी मेहनत है, वो जो सारा चीजें, तो अभी फॉर एग्जाम्पल कोरिया की नेशनल टीम मुझे चाहती है कि मैं उनके साथ कोचिंग कराऊं, सिंगापुर की नेशनल टीम चाहती है मैं उनके साथ कोचिंग कराऊं, इवन यूएई की नेशनल टीम चाह रही थी कि मैं उनके साथ कोचिंग कराऊं।
फिर मैंने कहा, क्योंकि फिर यहाँ पे कनाडा में जब मैं पहुंचा तो एक नहीं काफी क्लब ने मुझे अप्रोच किया कि शादी तुम इधर आए हो एंड नीड टू नो कि मैं यहाँ सेटल्ड होना चाहता हूँ। तो वो सब मुझे अप्रोच कर रहे थे कि तुम हमारे पास आओ कोचिंग कराओ, बिकॉज दे नो कि ये लड़का जो है पहले इसके पास कोई नहीं था। ये स्ट्रगल करता रहा, सीखता रहा, स्ट्रगल करता रहा, सीखता रहा, और उसने वो मकाम हासिल किया जो जो ये समझ सकता है कि कहाँ से कैसे प्लेयर को चैंपियन बनाओ। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे काम आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इतना घर जमीन जायदाद नहीं मिले, बट मुझे अच्छे कनेक्शंस मिले, अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे प्रेस किया और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो दैट्स व्हाट माय माय मेन गोल, कि मैं हमेशा, अगर मैं एक चीज लेके बैठ नहीं जाता, आई ऑलवेज गो ऑन, और ये गो ऑन की चीजें मेरे साथ चलती रहेंगी। एंड रही बात आपकी जो रिटायरमेंट आप कह रहे थे, कि क्योंकि मैं उसमें भी ऐसी बात कर रहा हूँ कि रियलिस्टिक अप्रोच इसलिए रखना चाहता हूँ। राइट नाउ 35, मैंने दुनिया की सारी अचीवमेंट हासिल कर ली। नेशनल लेवल पे इसलिए रिटायरमेंट देना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं और पाकिस्तान को सर्व करूँ एज अ कोच। क्योंकि आप एज अ दो तीन चीजें एक साथ करोगे तो यू कैन नॉट बी। तो पाकिस्तान को अगर मैं फिजिकली वहां नहीं पढ़ सकता तो, लेकिन मोटिवेशनली बैक प्रोग्राम सपोर्ट के हिसाब से मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता हूँ। और यहाँ बैठ के मैं वो अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। अगर मैं खेलूंगा और कोचिंग कराऊंगा देन आई विल बी इन अ टू शिप, तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा हूँ। तो पाकिस्तान में पहले नेशनल से रिटायरमेंट दूंगा, देन इंशाल्लाह आई विल प्ले माय एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, और जो पाकिस्तान में साउथ एशियन गेम्स होनी है जो अगर अगले साल तक हुई, तो वो खेल के मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट से भी रिटायरमेंट लेके फुली फिर कोचिज पे फोकस करूंगा। बिकॉज आई बिकेम अ चैंपियन नाउ, आई थिंक कि मैं एशिया तक हासिल कर सका तो आई कैन मेक ओलंपियंस। तो वो मेरा गोल अच्छा, मैं ये बिल्कुल आपने सही ये सोचा है, और मैं भी ये समझता हूँ कि पीक पे जब खिलाड़ी हो और हाईएस्ट परफॉर्मेंस दे भी रहा हो, तो वहां पे छोड़ जाए तो एक ग्रेट एग्जाम्पल होती है दूसरे लोगों के लिए जो चिपके रहते हैं। लेकिन मैं और देखें, आपने ढके छुपे अल्फाज में कहा, जरा खुल के बताएं। जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि आपके साथ एक कोच का होना बहुत जरूरी था। अगर आपके साथ एक कोच होता, क्वालिफाइड कोच होता, मैंने खुद देखा है कि जहां पे आपकी फाइट लूज की है, वो कोच के बाहर ना बैठने की वजह से आपने लूज की है। और कोई एक पॉइंट हो तो फिर वो, मेरा तो ख्याल है, जो रेफरी होते हैं वो देखते हैं कोच नहीं बैठा उसकी तरफ से, तो बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाते हैं। तो ये जो आपका इख्तियार रहा, आपने कोई इसको पीछे नहीं देखा, यार कोच नहीं है लेकिन आप अपने पैशन से जा रही। लेकिन ये तो आप बताएं, ये क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं कि आपको कोच क्यों नहीं दिया गया? और सर वो कोच का जो मतलब, देखिए मैं वही अगेन वही बात आ गई कि पाकिस्तान में आप जो है बहुत ज्यादा खाम ख्यालियां लोग करते हैं, बहुत ज्यादा बाजे बजाते हैं जब आप अचीवमेंट करते हो। फिर वो एक सर्टेन टाइम के बाद बाजे बजाना बंद हो जाता है, मीडिया वाले भी बंद हो जाते हैं, एंड देन दैट्स इट ऑल साइलेंट। छोटी सी मिसाल आप ले लेना, अभी लाइक हमारा जो ओलंपियन लड़का है अरशद नदीम, ओलंपिक गया, 80 थ्रो की, ओ भाई सबने उसको झंडे पे चढ़ा दिया, 10 लाख, किसी ने 15 लाख। फिर वो इस्लामिक गेम्स गया, कॉमनवेल्थ गया, माशाल्लाह वहां पे भी गोल्ड वापस आया, प्राइम मिनिस्टर ने उसको 60 लाख या 50 लाख रुपए दिए। एंड देन नाउ व्हाट, अगले साल फिर ओलंपिक हो, और अरशद नदीम कहाँ स्टैंड कर रहा है, या तला तालिब या नू बट कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा लैक है, जिसमें जो है आई डोंट नो, मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको नहीं पता कि यार खिलाड़ी को क्या क्या चाहिए। आई नो कि उनको पता है खिलाड़ी को क्या क्या चाहिए, चाहे जानबूझ कर करते हैं या कोई अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है। लाइक आपने बिल्कुल वजह बनी। मैं हमेशा से आज 18 साल हो गए पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, और पिछले जो 4 5 6 साल जो मैं ओलंपिक की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं मांग रहा था, मैं सिर्फ मांग रहा था कि मुझे कोच दे दो। क्योंकि जब आपके साथ एक कोच, इंटरनेशनल या प्रोफेशनल कोच लगा हुआ होता है, तो उसे पता होता है कि लड़के को मैं किस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। क्योंकि एज अ प्लेयर हम ट्रेनिंग करते हैं और अगले दिन अगर हम थके हुए होते हैं तो हमारा मोटिवेशन डाउन होता है। और मेरे, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे कैरियर में अप एंड डाउन की सबसे बड़ी वजह यही है कि मेरे पास कोच नहीं था। अगर कोच होता तो मेरा प्रोग्रेस जो है कंसिस्टेंटली ऊपर जाता और मैं कप का वर्ल्ड के मेडल वगैरह ले चुका होता। अब क्या होता था कि जब मैं टूर्नामेंट में जाता था तो अपनी टिकट, ऑर्गेनाइज, होटल वोटल सब रजिस्ट्रेशन खुद कराता था और लड़ता भी खुद था। तो अगर मैं मोटिवेशनली अच्छा फील करता था तो मेरी परफॉर्मेंस बेस्ट होती थी, मैं पाकिस्तान के लिए मेडल ले लेता था। लेकिन अगर मेरी मोटिवेशनल और परफॉर्मेंस में थोड़ा सा भी खलल आता था, या मेरे दिमाग में आता यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इधर बैठा हुआ हूँ अकेला, तो मेरी परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा खलल आता था। क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन, जब मैं दूसरों को देखता हूँ तो मुझे भी वो ख्याल आता है।
तो ये आपकी वजह बिल्कुल एक कोच होना चाहिए। इसीलिए कि जो निगलेक्शन मुझे मुझे मिली थी, मैं नहीं चाहता कि वो बच्चों को मिले। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जिस सादी अब्बास को बाहर मुल्क के लोग बुलाना चाह रहे हैं कोचिंग कराने के लिए, क्या उस सादी अब्बास को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अफोर्ड कर सकेगी? अगर आप लोग कहेंगे भाई आके मुफ्त में चलाओ, तो मुफ्त में तो कोई भी आपके पास आके नहीं कर सिखा सकता ना। तो ये बहुत बड़ा लैक होता है, और यही लैक मेरे साथ भी हुआ था कि वो चाह रहे, मैं उनको कोच का कहता था, वो कोच अफोर्ड नहीं कर पाते। तो कोई भी बेवकूफ नहीं होगा कि यार वो आके आपको फ्री में ट्रेनिंग कराए, क्योंकि उसकी भी जिंदगी है, वो प्रोफेशनली अपनी लाइफ को चलाता ही इसी वजह से। ये उसकी प्रोफेशनल लाइफ होती है कोच की। तो ये वो बहुत बड़ा लैक होता है पाकिस्तान में, कि हम जो है ओवरऑल किसी पे चीज पे तवज्जो नहीं देते। हाँ, स्पोर्ट्स बोर्ड को बोलो कैंप लगा दे, वो कैंप फौरन से पहले लगा देती है। बट उस कैंप का फायदा क्या, जिस कैंप को आप अपने मकसद तक ना पहुंचवा सके? तो बेहतर उस कैंप से अच्छा कुछ और चीज का हो जहाँ पे खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिले। 4 साल पहले एशियन गेम्स आए थे, लड़कों ने खेले, अब फिर वापस से एशियन गेम्स आ रहे हैं, लड़के दोबारा खेलने जा रहे हैं। तो वो कैसे आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेडल लें? अच्छा साथी, ये बताएं कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ मैं कराटे की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। जितने भी मैंने स्पोर्ट्स मैन देखे हैं सवाए क्रिकेट के, वो उनको क्योंकि पैसा इतना मिल जाता है वो कोई फिर शिकायत नहीं करते। लेकिन जो बाकी जितने भी स्पोर्ट्स मैन हैं, उनको यही गिला है, और किसी ने पैसों का नहीं कहते, वो कहते हैं वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो जिस जो हमारी अचीवमेंट है। तो आप इस स्ट्रक्चर से, ये जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है, इससे बाहर निकले तो आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो कभी आपने पाकिस्तान कराटे फेडरेशन को या स्पोर्ट्स बोर्ड को बताया नहीं है? उनके अहदेदारान से आप ही की मुलाकात हो सकती है, हम जैसे बंदों को तो मिलने का मौका नहीं मिलता। तो उन्हें बताया नहीं यार कि कैसा आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि एक खिलाड़ी, मुझे पता है खिलाड़ी जो है वो ऐसे होटल्स में रह रहे होते हैं कि वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और जो ऑफिशियल्स होते हैं वो 5 स्टार में रह रहे होते हैं यार। ये कैसा मुझे तो इसकी आज तक समझ नहीं। वो स्ट्रक्चर जो मैं आपके साथ दुबई में मुख्तलिफ क्लब में आपने मुझे विजिट कराया, देखा वहाँ छोटे बच्चों को कैसे लेके जाया जाता है, तो ये कोई इन्हें कोई आपने अक्ल मत नहीं दी? सर ये आपकी बात को मैं पहले ही जवाब दे चुका कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा हूँ या मैं इतना बोल सकता हूँ। इन सबको सब चीज पता है सर, आपकी बात बिल्कुल। मैं स्पोर्ट्स बोर्ड के मिनिस्टर से पर्सनली मिला था, फिर डीजी से मिला था ओलंपिक के दौरान। मैंने उनको गारंटी दी। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर डीजी उस वक्त का। मैंने उनको गारंटी दी थी कि सर अगर आप मेरे प्लान को फॉलो अप करें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम वर्ल्ड का मेडल लेंगे। अगर मैं मेडल नहीं दे सका, आई कैन राइट डाउन अ सिग्नेचर इन स्टैम्प पेपर कि मैं वो पैसे रिटर्न करूंगा। ये मैंने उनको मुंह पे कहा था। बट एट द एंड अगेन, मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान में लोग क्या सोचते हैं या क्या नहीं करते। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वक्त के साथ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। अभी लाइक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो पाकिस्तान लाहौर में पाकिस्तान का कैंप लगाया, तो मैंने पता किया है कि लड़कों को अच्छा रूम मिला हुआ है लाहौर में, एसी वाला रूम मिला हुआ है इस गर्मी के अंदर, और खाना पीना भी अच्छा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि लड़के वहां ट्रेनिंग करें। बट देन अगेन, कि क्या लड़के पाकिस्तान की ट्रेनिंग तो वो तो शुरू से करते हुए आ रहे हैं। अभी नेशनल गेम्स का कैंप लगा हुआ था, उन्होंने ट्रेनिंग की, फाइट लड़ा। क्या ये इनफ है उनके लिए? एशिया के जो बिग जायंट्स है, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये मैं आपको ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात बता रहा हूँ, उनके साथ वो compete कर सके? क्योंकि आपकी टीम ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले हुए 4 साल हो गए, और दूसरे जो लड़के हैं वो हर 2 महीने में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हर 3 महीने के अंदर एक ट्रेनिंग कैंप में जा रहे हैं। तो आप में और उनके रिफ्लेक्सेस में, आपके और उनके एक्शन में, आपकी और उनकी परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो फिर भी आई सैल्यूट के पाकिस्तान के वो तमाम एथलीट जो इंटरनेशनल एरिना में जाके एटलीस्ट स्टैंड कर सकती है। अदरवाइज हम में और उनमें इतना फर्क हो गया है कि हम उधर स्टैंड भी नहीं कर सकते। ये तो फिर भी मैं कहता हूँ कि हमारे लड़कों की जीता दिली है, और हमारे लड़कों के अंदर विल पावर बहुत ज्यादा है कि वो वहां जाके स्टैंड करते और अच्छे से कम्पीट करके आते। लेकिन एट द एंड, ये मेरे बोलने से या आपके बोलने से आई डोंट नो, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं 18 साल से बोल रहा हूँ। तो 18 साल से बोल रहा हूँ तो फर्क नहीं पड़ा। जब मैं अपने पीक पे था, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में इनवाइटेड था, मैंने उनके सामने बैठ के ये बात की है, तब उनको फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या फर्क पड़े? तो लेकिन इसलिए सर तो की मैं, बात, हाँ, मैं सॉरी आपको, आप। मैं सर इसलिए कहता हूँ कि मैं पहले ही अपनी बात आपसे ये की थी
कि पाकिस्तान में आपको बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच होना होगा। और पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का रिगार्डिंग जो आप बता रहे थे, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का बजट ही कोई 8, 10 या 12 लाख है। उसमें से कोई 8 से 9 लाख सालाना उनकी एफिलिएशन फीस चली जाती है, और साल में उनको 2 नेशनल कराने पड़ते हैं। तो वो कहाँ से पाकिस्तान में, और एक बंदे का भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, जुलाई में एशियन चैंपियनशिप हो, और एशियन चैंपियनशिप हो भी रही है मलेशिया में, हमारे पास फंड नहीं है कि हम एशियन चैंपियनशिप में जा सके। एक बंदे का किराया, आने जाने का खर्चा 4, 4.5 लाख रुपया है। अब कहाँ से बंदा 4.5, 4 लाख रुपए एक बच्चे का खर्च करे? ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। एक तो लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि हमेशा जो चेंज आता है वन मैन आर्मी की तरफ, यानी कि एक बंदे के अच्छा, काम से। ये जैसे अभी आप हैं, आपने स्ट्रगल की है, आपने एक एग्जाम्पल बना दी है कि यार अगर मैं ये अब इस स्पोर्ट्स कल्चर से निकलूंगा, जो इधर पॉलिसीज है, निकला हूं, तो पूरी दुनिया में आपके फैंस हैं। अभी आपने जिक्र किया कि लोगों को वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गई, वो जितने लोगों को मिले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वो सारे आपके फैन हैं। वो अभी तक नहीं, आपके वो नाम लेते हैं। और पूरी बिल्कुल दुनिया में बिल्कुल। मैं जहां जहां गया हूँ, जहां जहां गया हूँ कराटे में, और हर बंदा जो सबसे पहले मुझसे अगर कोई पूछता है, कहता है सादी वास को जानते हैं यार, बहुत जबरदस्त है। तो इतनी फैन फॉलोइंग आपको इस यहाँ पे रह के नहीं मिल सकती थी। आपकी स्ट्रगल है, लेकिन आप जैसे लगे हुए हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लगे रहें। आप ग्रेट एग्जाम्पल हैं, और आप इन्हें मजबूर होना चाहिए। आप जैसे, अगर आप जैसा सर कोच मैं नहीं ये आपको हायर बताता करते हैं, तो फिर क्या वो फिर किसी ईरानी को बुला ले, आपसे डबल उसे पैसे दे, अपने हूँ, नो कोई पाकिस्तानी को नहीं देते। कता कलाम माफी सर, मैं जो है ये बात यानी इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये सिर्फ ओवरऑल पूरी स्पोर्ट्स का मसला है। अगर मैं नहीं कहता कि मुझे कोच में बुलाए, मैं कहता हूँ कि आप कोई भी कोच बुलाए, अगर मुझे ना भी बुलाए, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि अभी मैं खेलने के उसमें नहीं हूँ, मैं अगले साल तक नहीं खड़ा। आप बिल्कुल कोच बुलाएं, लेकिन वो कोच बेचारा अकेला आके क्या करेगा जब तक आप उस कोच का प्लान फॉलो नहीं करें। अगर यही प्लान आप अगर हमारे पाकिस्तानी कोचेस को बेचारों को बाहर भेजे और उनको थोड़ा सा सीखने का मौका दें, और वो आए हमारे पाकिस्तानी कोचेस के साथ ही आप टीम को बाहर भेजें, ताकि लड़के खेलें, वहां पे ट्रेनिंग करें, फाइट लड़ें, यही पाकिस्तानी कोचेस के अंदर ही ये मेडल ले लेंगे। हमें जरूरत नहीं किसी कोचेस को ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन मेन चीज है कि उस प्लान को फॉलो अप करें। अब मैं जो है, आप बता रहे थे कि वन मैन चेंज का था, तो वन मैन चेंज के लिए मैंने ओलंपिक्स में बहुत जोर लगाया था कि जाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नसीब इतना ज्यादा वो था कि उसमें जो मेरा सीट था, ट्राई पाथी वाला सीट, उसमें उन्होंने एक कोटा अफ्रीका को दे दिया, बिकॉज वी वॉज इन एशिया। तो एक कोटा वो ऑस्ट्रेलिया वाला लेके चला गया, ऑल्दो वो मेरी रैंकिंग से बहुत पीछे थे। तो वो कोटे वो लेके चले गए, तो हम फंस गए बीच में, क्योंकि हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है स्ट्रॉन्ग, तो वहां से ज्यादा लोग क्वालिफाई करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें कोटा पूरा करना पड़ेगा। तो वहां पे इसलिए मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, अगर मैं ओलंपिक नहीं खेल सका, बट मेरे पास एक प्लान था, एंड आई डिस्कस विद लॉट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटीज इन पाकिस्तान। मैंने उनको कहा कि मेरे पास प्लान है, मैं पाकिस्तान के बच्चों को यूथ ओलंपिक के अंदर मेडल दिलवा सकता हूँ, जो 2025 में सेनेगाल में होंगे। और उसके बाद 2026 वाला जो ओलंपिक है, या 28 वाला जो लॉस एंजलिस ओलंपिक है, उसमें दोबारा कराटी भी आएगा। तो पहले बच्चा स्टेप उसका होगा यूथ ओलंपिक का मेडल, दूसरा उसका स्टेप होगा ओलंपिक का मेडल। एंड आई कैन अश्योर यू कि मैं वो करवा सकता हूँ। ये सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में अगर कोई आपको बुला रहा है, कोई आपसे आपकी एक्सपर्टीज से फायदा उठा रहा है, तो दे आर नॉट बेवकूफ कि वो आपसे आपको पैसे ऐसी बिला वजह के दे। आपने दुबई में भी आके देखा कि वो मुझे साथ क्या क्या मेरे से एक्सपर्टीज यूज कर रहे थे। अभी मैं कनाडा में भी आया हूँ, तो यहाँ पे क्लब मेरे शक्ल के तो आशिक नहीं है। उनको पता है इस लड़के के अंदर कुछ है, उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देखी है, उन्होंने मेरा ट्रेनिंग प्लान है, मेरा ट्रेनिंग सिस्टम देखा है, जिसकी वजह से वो मुझे यहाँ पे हायर किया हुआ है, प्रोफेशनली पैसे दे रहे हैं मुझे, रहने का खाना पीना हर चीज दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा फुकदान है कि हम प्लान के मुताबिक नहीं चलते। अगर आप कोई भी प्लान दोगे तो वो उठा के रद्दी के पेपर में, डस्टबिन में चला जाएगा। पिछली जो मिनिस्टर थी फहमीदा मिर्जा साहिबा, मैंने उनको एक अच्छा प्लान बना के भेजा था कि भाई ये फॉलो करें, मुझे ना रखें ना। वहां पे एट द एंड क्या सिस्टम आ जाता है कि वो बोलते कि यार इसमें इसका कुछ फायदा है। मैंने उनको ये कहा था कि भी मुझे ना रखें, ये प्लान है, इसको फॉलो करें और दैट्स इट। मुझे भले साइड पे ही कर दें, लेकिन बट वहां पे लोगों को उसके नीचे
लोग, उसके नीचे लोग। हमारी मुल्क में परमिशनें बहुत ज्यादा होती है ना, वहां पे कोई एक बंदा डिसीजन लेने वाला नहीं होता, यार ये चल हो गए, ये पैसे लो जाओ करके आओ। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे पाकिस्तान में। सर दूसरा मसला मैंने ये भी देखा है, यहाँ पे थोड़ा फेवरेटिज्म भी होता है, कोचिज का भी फेवरेटिज्म होता है। लेकिन अब कराटे फेडरेशन क्या करे, कराटे फेडरेशन के पास वसाइल की बहुत कमी है। सर वरना कोचिंग का चेयरमैन साहब फेवरिज्म, की पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह से और आगे जाए। सर कराटे फेडरेशन दे आर डूइंग देयर बेस्ट इन देयर कैपेबिलिटी। लेकिन अगर वो भी एज अ ऑनररी काम कर रहे हैं ना, आपको आपके या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सरकारी गुलाम तो नहीं है कि आप उनको मंथली तनख्वाह दे रहे हो और अपने, दे आर डूइंग और ऑनररी। बस रही बात आपकी मिसाल या नसीम कुरैशी सर या जो भी है, आप लोग एज ऑनररी काम कर रहे हैं ना। आप लोग जो चला रहे हैं या कंपटीशन में जाते हैं या कुछ करते हैं, दे यू बेसिक टू गो देयर और वहां रहना खाना पीना और वापस आना। लेकिन ये आप लोग का ऑनररी काम है जो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बगैर पैसे के सर क्या होता है, और आपको पता है आजकल डॉलर कहाँ पहुंचा हुआ है। फेडरेशन क्या करेगी, मैं आपको वही कर रहा हूँ कि 3.5 4.5 5 लाख रुपए से ज्यादा तो उनका सालाना किस्त चला जाता है, जो सालाना हमारी एफिलिएशन है। तो इससे ज्यादा हम क्या, वो क्या कर सकते हैं। और रही बात फेवरिज्म का, सर दुनिया की रिक्वायर्ड है इस वक्त कि आपका कोच जो है क्वालिफाइड कोच होना चाहिए, तो ही वो कोच की सीट पे बैठेगा। अब पाकिस्तान के कोई कोच क्वालिफाई नहीं है। जो अपने आप को अगर कोच समझते तो उनको बोलो जाओ क्वालिफिकेशन का कोर्स करके आओ, बोलते हमारे पास पैसा नहीं है। तो मजबूरी फेडरेशन की ये होती है, तो वो उसको क्वालिफाइड कोच ही लगाना पड़ेगा ना, जो वर्ल्ड का क्वालिफाइड हो और वहां जाके वो बैठ सके। तो ये सारी चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए आगे फेडरेशन ने काम भी करने थे। लेकिन अगर हाँ फेडरेशन के पास जिला हम उस वक्त करते थे कि यार हमारा कुछ कुछ 1 मिलियन से यानी $1 मिलियन का बजट है या हमारे 2 करोड़ रुपए हमें मिल रहा है हर साल ना, तो फिर हम बोलते हैं हाँ भाई फेडरेशन काम नहीं कर। बट सो फार ये हमारी फेडरेशन नहीं, ये आप रेसलिंग से बात कर लें या किसी और से बात कर लें। इवन जो अभी ताइक्वांडो फेडरेशन अच्छा काम कर रही है बिकॉज दे हैव अ स्पॉन्सर। अभी वॉलीबॉल ने थोड़ा सा उठाव आया है, उनके पास एंग्रो का स्पॉन्सर आया है। तो इस तरीके से अगर हमें कोई, मैं वही बात मेरी वापस आती है कि हमें रियलिस्टिक अप्रोच करना होगा, हमें गवर्नमेंट को भूल जाना पड़ेगा। हमें ऐसी कोई अप्रोच बनानी पड़ेगी कि हमें कोई ऐसा प्राइवेट स्पॉन्सर मिले जो हमें अडॉप्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी कंपनी मिले कराटे को अडॉप्ट करे, फिर बताओ कराटे का क्या खर्चा। तो कराटे का मैक्सिमम साल का 2 करोड़ आपका खर्चा आएगा, और आपकी टीम 2 साल बाद वर्ल्ड का मेडल लेगी। 4 साल के बाद आपकी टीम ओलंपिक का मेडल लेगी, गारंटी है, अगर आप सालाना उसको 2 करोड़ रुपए। तो ये वैसे इतना मुश्किल तो नहीं है बड़े बड़े लोगों के लिए। वो अगर अपना होटल का खर्चा थोड़ा सा माइनस कर दें तो मेरा ख्याल काफी बेहतर नहीं हो जाता। एग्जैक्टली सर, यही चीज है। अब मैं इंशाल्लाह हम यही फेडरेशन के साथ मिलकर एक प्लान करेंगे कि आने वाले वक्तों पे कोई इस तरह का स्पॉन्सरशिप मिले। इवन फॉर ना चाहते, अभी लाइक एशियन चैंपियनशिप आ रही है, मैंने काफी ईमेल दी हैं बहुत सारे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज को कि भाई टीम जा रही है टूर्नामेंट लड़ने, तो काइंडली अगर आप स्पॉन्सर कर सके तो दे कैन पार्टिसिपेट। बट नो, नो रिस्पॉन्स सो फार। हमारे भी मुल्क में सबको क्रिकेट ही चाहिए। अच्छा, अभी नेशनल गेम में देखे हैं काफी यंग लड़के भी आ गए हैं बहुत। वापडा और आर्मी की ये बड़ा इस दफा जबरदस्त मैच भी रहा है। तो लेकिन मैंने देखा जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं जरा जल्दी घबरा जाते हैं जब हारने का वो हार थोड़ी सी भी नजर आती है। हालांकि वो जीत जाते हैं लेकिन जैसी ही नजर आती है एकदम से घबरा जाते हैं। तो इनको जैसे आपने इतने बड़े बड़े जगह पे जाके अपने आप को स्टेबल रखा, स्टैंड रखा और कंटिन्यू रखा, कभी मैंने आपके मुंह से ये नहीं सुना कि आपने कहा यार रेफरी की वजह से मारा गया। तो ये मैंने सुना कभी नहीं, हम कहते रहे लेकिन आप मैं ऐसा क्यों मैंने इन हमेशा, बच्चों को आपने एडवाइस कर। सर मैंने अभी नेशनल गेम भी हुई थी तो मेरी अगर जिन जिन से बात हुई है तो मैंने कहा यार रेफरी भी इंसान होता है, क्योंकि मैंने रियलिस्टिक देखा ना। रेफरी कभी नहीं चाहेगा कि वो जानबूझ के गलती करे, क्योंकि उसके ऊपर अल्लाह ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो एक फैसला करने वाला है समझो। तो वो कभी जानबूझ के नहीं चाहेगा, यस, बट वो इंसान है, उसकी आंख है, उसका दिमाग है, उसको जो डिसीजन समझ आता है वो तो देगा। उसकी भी एक अपनी अप्रोच है। वो भी एक उस लेवल पे आके देखता है, वो भी बाहर इतना नहीं ट्रैवल किया हुआ या उसकी इतनी रिफ्लेक्सेस नहीं है। और तुम भी उसी लेवल के हो, लेकिन तुमने फौरन इल्जाम लगा देना या घबरा जाना। मैं ये बोलता हूँ कि मैंने कहा हार को एक्सेप्ट, स्पोर्ट्समैन के लिए हार जीत कुछ नहीं होता। उसके लिए ये अच्छा होता है कि मैं एक अच्छा परफॉर्म करूं और मैं अपना बेस्ट दूं। उसके बाद रिजल्ट जो है अल्लाह पाक के हाथ में।
इज्जत और जिल्लत उस परवरदिगार के हाथ में, चाहे आप 12 गोल्ड मेडल ले लें या चाहे आप कोई गोल्ड मेडल ना। अगर अल्लाह ने आपको इज्जत देनी होगी तो उस एक गोल्ड मेडल पे भी दे देगा, अगर अल्लाह ने आपको इज्जत नहीं देनी होगी तो आप दुनिया के सारे मेडल भी ले लें, अल्लाह आपको इज्जत नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अगर ये रियलिस्टिक अप्रोच आप एक्सेप्ट कर लें, और बियॉन्ड बियॉन्ड द डिपार्टमेंट, हेल्थी टूर्नामेंट अच्छा है, क्लैश हो, थोड़ा बहुत वॉरियर चीज हो, दैट्स अ वेरी गुड। बट हूटिंग ऑन द रेफरीज, जजेस, या बेईमानी या ये वाले अल्फाज यूज करना, इट्स नॉट अ स्पोर्ट्समैनशिप। मैंने अभी ये मॉन्ट्रियल ओपन में इतने इतने बड़े बड़े ब्लंडर करते होते हुए देखे, कि भाई एक लड़का 7-2 से जीत रहा है और वो लड़के को उन्होंने अनसकू कर दिया। मैंने कब वहां पे रेफरी से पूछा, बोला ये उसकी इंजरी कम थी बट ही वाज डूइंग पिकिंग, ही क्रिएट मोर। तो हम उन्होंने अनसकू कर दिया और उस लड़के ने उस करके बाहर चला गया, एंड ही डिडंट से अ सिंगल वर्ड। सो हम एज अ स्पोर्ट्समैन, हमारा हमें पता होना चाहिए कि हमारे कराटे के रूल्स क्या हैं। इट कैन बी, अब मेरी एग्जांपल ले लें, जहांगीर साहब हमेशा मुझे ये कहते हैं कि तेरा वो पिछले एशियन गेम्स का जो मेडल था मेरा, आई वॉज विनिंग 5-2, अगर वो मुझे इपोन भी मारता फिर भी मैं जीतता। मेरे पास वो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट आज तक पड़ा कि मैं एशियन गेम्स का, और नसीम सर उसके गवाह हैं कि वो आर्बिट्रेटर बैठे हुए थे। हर कोई परेशान हो गया कि 4 सेकंड पहले मुझे उन्होंने अनसकू चुई दे दिया और 2 सेकंड के अंदर मुझे अनसकू कर दिया। मेरे पास वो बाकायदा क्लॉक की कटिंग बैठी हुई है कि 5:02:56 पे मुझे अनसकू चुई किया, 02:58 पे मुझे अनसकू कर दिया। मैंने कहा कौन से कराटे की किताब में रखा है कि 2 सेकंड में आप इसको चुकअप कर, बट इट वॉज क्रिएटेड बाय, ऐसे हो जाता है, उनको मेडल भरना पड़ता है। दिस वॉज समथिंग हैपन बाय पर्पस इन एशियन गेम, वो रेफरी का जो भी था। लेकिन उसके बाद मैंने तोड़ देना, ग्लव जला देना या नारे लगाना, उससे क्या फायदा। तो ये सारी बिल्कुल। चीजों को खिलाड़ी को समझना पड़ेगा कि भाई अभी यार स्पोर्ट्समैन है, हमारा काम है लड़ना, बस हमारा काम है अपना काम करना, बाकी काम कोई और जाने, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जाने। अच्छा ये बट यही हमारे मसला यही है ना सर, कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है ना, हम बहुत वीक है वहां पे। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन्होंने जो अपने मैनेजर या जो बड़ी पोजीशन पे रखे हुए, दे आर नॉन टेक्निकल पर्सन। तो जब नॉन टेक्निकल पर्सन वहां आता है तो प्लेयर या कोच अगर उसको मैनिपुलेट करना चाहे तो इजीली उनको मैनिपुलेट कर सकता है। बिल्कुल तो यही चीज स्पोर्ट्स बोर्ड में भी फॉलो हो रही है आगे, कि भाई आप स्पोर्ट्समैन बंदा लाए जिसको समझो। अगर आप उसको ला रहे तो उसके विजन को भी तो देखें कि यार वो कैसे आगे लेके जा सकता है, कि एक्सेप्टेंस कितना है। और स्पोर्ट्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जिसको आपको फॉलो करना है। अब बिल्कुल। जॉर्डन की टीम आज से 2004-5 के मतलब के 6-7 के दौरान पाकिस्तान टीम ने जॉर्डन की टीम को मारा था। अब जॉर्डन के पास ओलंपिक का मेडलिस्ट है, जॉर्डन के लड़के डबल डबल लड़के फाइनल खेलते हैं, उनके लड़के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है सब। क्यों? उन्होंने एक बेस्ट कोच हायर किया, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हायर किया, उन्होंने अपने रेफरीज को क्वालिफाइड किया, उन्होंने अपने कोचेस को क्वालिफाइड किया, एंड नाउ दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। इट्स अ वेरी सिंपल बट अ लॉन्ग प्रोसेस। बिल्कुल अब बिल्कुल सही कहते हैं। मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स मैन जब ये कहता है मैं हारा हूँ, मैं नहीं समझता वो कभी कही है। वो कह रही आज मैंने एक लेसन सीखा है। और एग्जैक्टली, यू हार के नेवर बाद लूज कुछ उसने बिकॉज यू सीखा है, लर्न। और वो ये सोचे कि मैंने क्या सीखा है यार। देखिए हो एग्जैक्टली। सकता है कि ये जो रेफरी, मैं ये कहता हूँ, मैं जब खेलता था मैं ये मुझे पता होता था इस रेफरी को इस वाली टेक्निक की समझ नहीं आती, मैं ये नहीं लगाऊंगा, इसको इस तरफ से नजर नहीं आता, मैं इस तरफ जाके लगाऊंगा। तो ये सारी चीजें टैक्टिस स्ट्रेटेजी ये सारी खिलाड़ी को खुद से आनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ हार, मैं तो हार कहती हूँ, मैं कहता हूँ यू मस्ट लर्न टूडे कि आपने एग्जैक्टली। क्या सीखा। और ठीक ये है वो सीखना है तो बस बच्चा। ठीक है, भले भले। एग्जैक्टली, तो आइदर यू लर्न और यू। बिल्कुल। अच्छा अभी मैं, क्योंकि टाइम आपका बहुत ज्यादा ले लिया है, तो आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी बहुत मजा आया नेशनल गेम पे, हमें बड़ा मजेदार था। मुझे तो जो फाइनल बहुत जबरदस्त हुए हैं, और न्यू और जो हमारे हमारे ओल्ड खिलाड़ी उनके दरमियान बहुत जबरदस्त मैच हुए। तो आप इन तमाम जो नए और आने वाले और जो मौजूदा हैं, इन सब को कोई ऐसी नसीहत करें कि इस पे अमल करें। कराटे का फरोग होना चाहिए। आज बिल्कुल। अगर आप हैं, जैसे आपने बड़ी प्यारी बात की है कि अब मैं रिटायरमेंट लूंगा ताकि कोचिंग करूं, और जहाँ पे मेरा सलाह था ऐसे लोगों को ना मिले और मैं उनको हेल्प करूँ।
तो इसी तरह आप इन बाकी लोगों को क्या कहना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो है आपको अपनी जात पे ये सोचना चाहिए कि ओके, अगर मैं ये नेशनल खेल रहा हूँ या मैं कराटे खेल रहा हूँ, मैं क्यों खेल रहा हूँ। आपका सबसे पहले वो विजन क्लियर होना चाहिए। जो बच्चा कराटे या वो कहता है कि यार मेरी जॉब लगी है तो मैं जॉब के लिए, ओके, तो नॉट अ बैड थिंग कि भी आपकी सरकारी जॉब लगी आप, लेकिन अभी मेरा काम यही है फॉर एग्जाम्पल कराटे खेलना, तो मैं कराटे में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, सब उसको अमल करना चाहिए। सेकेंड थिंग ये करना चाहिए कि यार हमारा एट द एंड क्या है, हम डिपार्टमेंट से आगे आके हम किसको खेल रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। आप सबको वो आगे आके सोचना चाहिए कि हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि नेशनल चैंपियन कहीं आया कहीं चले गए, शादी 18 साल से नेशनल चैंपियन बना रहा, वो भी चला जाएगा, कोई और आएगा वो 20 साल नेशनल चैंपियन बनेगा, बट आपकी लेगेसी किस कहाँ पे जाके आपकी लेगेसी होगी। तो वो चीज को बड़ा क्लियर रखे अपने माइंड में। और जो पॉलिटिक्स वाला काम है, जो वो चीज है, जो जो आपके काम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें, वो आप अपने मैनेजर पे, कोचेस पे छोड़। प्लेयर जो है सब मिलके अच्छे से खेलती, जैसा कि आपने बताया कि फाइनल में बड़ा मजा आया, मुझे भी बड़ा एंजॉय हुआ कि लड़के बड़ा अच्छा मैच दिया है, किसी को टफ टाइम दिया, इट्स अ वेरी गुड जेस्टर। बट दिल में कभी किसी के लिए कोई रंजिश ना रखें। वी आर एज अ प्लेयर, दो बंदे उतरेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा। एट द एंड आपको अपने अपना गोल क्या रखना है उसको क्लियर रखना। छोटी छोटी प्रायोरिटीज बनाए, छोटे छोटे गोल्स बनाए, भाई मेरे पास 5 लाख में मैं एशियन चैंपियनशिप नहीं जा सकता, ओके मैं अगले साल तक के लिए पैसे जमा करूंगा। जो भी आप कर सकते हैं, या मैं जाके अपने अपने इलाके के सरदार से बात करूंगा, या मैं अपने इलाके के मिनिस्टर से बात करूंगा, या एमपीएम से। तो आप अपनी जात से जिससे जो भी निकलवा सकते हैं आप निकलवा के पाकिस्तान के लिए। जब तक आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, जब तक आपको लोग नहीं पहचानेंगे, तब तक आपका मेडल आना इंटरनेशनली मुश्किल है। तो अगर आप समझते हैं कि आपको पाकिस्तान के लिए मेडल लेना है, तो आपको अपने जात पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ही जाके आपका पहिया आगे। अदरवाइज आप अगर नौकरी करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छे तरीके से नौकरी करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो नाजरीन, आपने देखा कि हमारे साथ आए थे सादी अब्बास। इनकी स्ट्रगल, इनकी मेहनत, इनका विजन इनको किस मुकाम पे ले गया। पहले नेशनल चैंपियन बने, फिर साउथ एशियन चैंपियन बने, फिर एशिया चैंपियन बने। इस्लामिक गेम्स में इन्होंने अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इनकी बेशुमार फतवाहत है, इतनी फतवाहत है कि मैं उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता। तो मेरी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से और बाकी तमाम मुतलका स्पोर्ट्स के अदारों से और बाकी जो भी लोग स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर्स करते हैं, उनसे गुजारिश ये है कि ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की कोचिंग करना चाहता है और वो दूसरे ममालिक उससे फायदा उठा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उठा सकते। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे खिलाड़ी को, ऐसे एक्सपीरियंस इंसान को, जो खुद जिसने हर लेवल पे अपना लोहा मनवाया है, उसको पाकिस्तान में लाया जाए और उसकी कोचिंग से बाकी जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो भी सादीबाज की तरह कराटे की दुनिया में पाकिस्तान का झंडा बुलंद करें। इसके साथ ही आप सबसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन एक दरख्वास्त करता जाऊंगा कि मेरे चैनल एजाज स्पोर्ट्स क्लब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स करें और अच्छे कमेंट्स दें। ये आपके लिए ये रिकॉर्डिंग है, मैं इससे कोई पैसा या कोई रेवेन्यू कमाना नहीं चाहता। अगर कभी जिंदगी में कुछ मिलेगा भी तो वो कराटे पे ही लगाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आपसे गुजारिश ये है कि इस पे कमेंट्स करें, अच्छे कमेंट्स करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इसी तरह आप लोगों की खिदमत करते रहें। अल्लाह हाफिज।